बात कर लेते हैं हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये बात भी हो गई है कि एनआई अप्रोच ने क्या कहा। एनआई अप्रोच ने कंक्लूजन में ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा कंक्लूजन ड्रॉ कर दूं। इसका ग्राफ एनआई का इस तरीके से बन रहा था। इसने कहा था कि केई और केडी हमारी क्या है, कांस्टेंट है ना। एक सेकेंड, केई और केडी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, और ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारी कम हो रही है ड्यू टू द यूज ऑफ द डेट कैपिटल। जैसे जैसे मैंने डेट की कैपिटल को यूज किया मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसके कारण मेरी वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो दैट्स अ रीजन कि आपकी एनआई अप्रोच में आपकी डायरेक्ट फेवरेबल थी, रेलिवेंट थी आपकी वैल्यू ऑफ फर्म। बट यहां पर क्या हुआ एनओआई अप्रोच में कि जो बेनिफिट आपको डेट के यूज होने से हो रहा था कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट तो कम आ रही थी, बट इक्विटी क्या है, एक्सपेक्टेशंस इनकी बढ़ रही थी। एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी तो इनकी जो ये भी ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इनका जो इफेक्ट इससे क्या हो रहा था, सेट ऑफ हो रहा था, जिसके कारण हमारी ओवरऑल कॉस्ट क्या थी, कांस्टेंट थी। ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी क्या रहने वाली है, कांस्टेंट है। दैट्स अ रीजन कि ये इररिलेवेंट था ये कंसेप्ट हमारा। बट केडी और केई ये हमारा क्या हो रहा था, फ्लक्चुएट हो रहा था, चेंज हो रहा था, है ना। क्लियर है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच ने क्या कहा कि ठीक है दोनों अप्रोचेस को हम ठीक कह रहे हैं, बट दोनों में कुछ कुछ कमियां थी, बट इसकी कमी यहां पर इंप्रूव हो गई है थोड़ा सा। इसकी कमी अब मैं इंप्रूव कर देता हूं। किसने कहा, इजरा सैलोमन ने कहा। कौन है ये पर्सन, इस पर्सन ने ही तो आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी को क्या किया है, इनोवेट किया है। ये पता है क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक ही आप क्या करने वाले हो, किसी चीज को यूज करने वाले हो। अब यही होता है ना कि जैसे मैं कहूँ आप एक मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, आपको मैं 24 घंटे कहूँ कि इसको चलाओ, 3 दिन लगातार कहूँ उसको चलाओ, जिसके कारण ना देखो आपकी सेहत तो बिगड़ेगी ना, आपको हेडेक होगा, या फिर मैं कहूँ कि आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला है। सो इसी तरीके से हर चीज की जो अति होती है वो बुरी होती है, हर चीज ज्यादा मात्रा में वो बुरा होता है। जैसे दूध के अंदर जो शक्कर होती है वो ज्यादा डाल दे तो वो भी दूध नहीं पिया जाएगा, है ना, मिल्क को पिया नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे भी यही कह रही है कौन, इजरा सैलोमन। क्या कहता है कि ठीक है आप एक पर्टिकुलर लेवल तक अपने डेट को यूज करो, ठीक है, जैसे ही आप एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा फिर अगर आप यूज करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो डेट की जो कॉस्ट है ना वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। कभी भी डेट की जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। जैसे इन्होंने कहा कि डेट की कॉस्ट जो है कांस्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने कहा कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक आप इस पर्टिकुलर सोर्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही था कि आप इतने ही लेवल तक आप इक्विटी को यूज करेंगे, सो यहाँ पर इसकी भी कॉस्ट आ जाएगी इतनी। इससे ज्यादा मात्रा में आपने इसको यूज किया तो यहाँ पे केई की कॉस्ट भी ज्यादा आ जाएगी। अच्छा जी, फिर बात करते हैं आपकी यहाँ पर ओवरऑल कॉस्ट की। ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये है आपकी ओवरऑल कॉस्ट। समझाऊंगी 2 मिनट का, 1 मिनट का समय दो मुझे। ये जो ग्राफ बनाया है ध्यान से सुनना, ये जो इजरा सैलोमन जी है वो कहते हैं कि ये एक ऐसा लेवल है जहां पर मेरी डेट जो है, जहां पर मेरी इक्विटी है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको मैं क्या कह सकती हूँ, ऑप्टिमम कह सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब क्या है कि ना तो मेरी यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा है ना ही कम है, ये इस लेवल पे ना मेरा रिस्क ज्यादा है ना मेरा रिस्क कम है। कंट्रोल की बात की जाए, कंट्रोल भी मॉडरेट है। मींस कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें एक क्या चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए। याद है हमने स्टार्टिंग के पॉइंट में पढ़ा था कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है क्या है, जब हमारा कॉस्ट, हमारा रिस्क, हमारी कंट्रोल, ये सारे के सारे हमारे फेवरेबल में हो। कंपनी की अगर ये सिचुएशन है तो कंपनी की ओवरऑल जो वैल्यू है, फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, मैंने कहा नहीं, हम तो इससे ज्यादा का कॉम्बिनेशन लेंगे। ठीक है, ले लो। जैसे ही डेट की वैल्यू बढ़ाई
अब देखो डेट की अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, तो डेट की अमाउंट बढ़ाने से यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आया था कि इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ेंगी। जैसे जैसे आप डेट को ज्यादा यूज करते जा रहे हो, ठीक है फर्म के लिए फेवरेबल है, बट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ेगी ना, उनके लिए डिविडेंड भी तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे यही कारण है कि डेट की कॉस्ट भी यहाँ बढ़नी शुरू हो जाएगी और इक्विटी की भी कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो ये जो पोजीशन हो जाएगी वो डेंजर पोजीशन हो जाएगी, कंपनी इसमें स्टेबल नहीं रह सकती, कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड होगी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने सही मायने में बताया तो यहाँ पे सही फोकस किया है कि ये आपका सही लेवल है, आप इसको यूज करो। इससे ज्यादा गए तो नुकसान, इससे कम है तो कहीं ना कहीं आप अपने रिसोर्सेज का भी यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलो अब इसकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ट्रेडिशनल थ्योरी अप्रोच क्या कहता है, जिसको सजेस्ट किया है इजरा सोलोमन जी ने सजेस्ट किया है, और क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड। ये कहता है कि जो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो डिबेंचर्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कांस्टेंट रह सकता है। ये नहीं कि ताउम्र तक जब तक यूज करो, जितना ज्यादा यूज करो उस तक लिमिट रहेगी, नहीं, एक लिमिट तक क्या रहने वाली है, ये कांस्टेंट रहने वाली है। जैसे ही ये लिमिट क्रॉस करेगी उसके बाद आपकी ये जो कॉस्ट है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, एंड देयर आफ्टर विद एन इंक्रीजिंग लीवरेज, रिस्क के साथ साथ आपकी डेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल दूं आपको। एग्जांपल के तौर पर मैं कह रही हूं कि ये पर्सन है, ठीक है, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स को एसबीआई ने भी लोन दिया हुआ, इसको लोन की जरूरत थी, इसने अपने बैंक एसबीआई से भी लिया। इसका 2 जगह अकाउंट है, एक एसबीआई में मान लीजिए, एक आपका कोई अदर बैंक पंजाब पीएनबी में मान लीजिए। ठीक है, इसने पंजाब एसबीआई के अंदर अपनी सभी एसेट्स को रख दिया था, ठीक है, गिरवी, और इसने यहाँ से 10 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मान लीजिए मैं कह रही हूँ 8% है। इसको और पैसे की जरूरत पड़ी, ये गया अपने बैंक पीएनबी के पास। पीएनबी ने से कहा कि इसको मुझे अब की बार 12 लाख की जरूरत है लोन की, सो आप मुझे लोन दो। वो कहता आपका आपने कहीं और से भी पहले लोन लिया हुआ है? कहता हाँ, मैंने एसबीआई से लिया हुआ है। अच्छा, कहाँ से लिया हुआ है? एसबीआई से। एसबीआई की अमाउंट देखी इसने 10 लाख। इसने सारी की सारी एसेट्स यहाँ पे एज ए कोलेटरल रखी हुई है, एज ए गिरवी रखी हुई है। ठीक है, तो पीएनबी का रिस्क यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि ये पहले एसबीआई की, इस पर्सन के हिसाब से ये पहले एसबीआई की पेमेंट करेगा, फिर पीएनबी की पेमेंट करेगा, है ना। अब इसका रिस्क क्या है, ज्यादा हुआ पीएनबी का, कि अगर मैं इसको 12 लाख रुपए दे दूं और ये इतना एफिशिएंट नहीं हुआ, दिवालिया घोषित हो गया, भाई बैंक को तो नुकसान हो जाएगा ना 12 लाख का। वो 12 लाख कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे इस पर्सन को लेने के लिए 12 लाख। सो कम पीएनबी ने कहा कि ठीक है ले लो, पीएनबी का रिस्क ज्यादा है, तो कहता मैं रिस्क ज्यादा है तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या करने वाला हूं, ज्यादा चार्ज करने वाला हूं। कहते अच्छा, तो दैट्स अ रीजन भी ये क्या है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच में कहते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल पर आपका क्या है, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे 8% एक पर्टिकुलर लेवल था, जैसे ही आप ये पीएनबी के पास गया है, यहाँ पर क्या होने वाला है, इसकी जो रेट है, इंटरेस्ट की रेट है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, यहाँ पे डेट के था। इसी तरह से इक्विटी शेयर होल्डर भी कुछ समय तक चुप रह के बैठ सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये लेवल इतना इतना डेट को दिया जा रहा है पैसे, ठीक है, बट इससे ज्यादा जैसे हुआ तो इक्विटी वालों के अंदर भी क्या होगी, एक एनर्जी आ जाएगी कि हमें भी क्या करो, हम भी रिस्क ले रहे हैं, हम भी फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं, सो आप हमें भी क्या करो, हमें उससे ज्यादा क्या लो, हमें रेट ऑफ डिविडेंड दो, इंटरेस्ट और जो डिविडेंड का रेट है वो हमें दो, पैसा जितना होना चाहिए वो हमें दो। राइट, समझ पा रहे हो, क्योंकि जो डिविडेंड को सबसे आखिरी में पेमेंट मिलती है बेटे, और जितना ज्यादा बचेगा उतना बेनिफिट है, और ज्यादा कब बचेगा, जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट कम करेंगे। अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट, मैं कह रही हूँ कि यहाँ 2 सिचुएशन लेके चल रहे हैं, ईबीडीआईटी मेरा 10 लाख है और इंटरेस्ट की पेमेंट मेरा कितनी है, 5 लाख है। ठीक है, सो नीचे आते आते क्या मैंने कितना हो जाएगा, मान लीजिए 3 लाख मान लेते हैं। ठीक है, और एक तरफ यही सेम इंटरेस्ट कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख कम है, तो यहाँ पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे अप्रोक्स
4 से 5 लाख यहाँ पे बच जाएगा। तो ये कहते हैं कि आप डेट को यूज कर लो, ठीक है, हमारे लिए तो रिस्क बढ़ रहा है ना, हमारे लिए रिस्क बढ़ रहा है, राइट। जैसे पीएनबी बैंक का एग्जांपल दिया था, तो जितना ज्यादा रिस्क होगा वो भी क्या चाहेगा कि मुझे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। ऑप्टिमम पॉइंट एंड एक्सपेक्टेड द रेट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा स्पीडली, जैसे ही वो पॉइंट ऑप्टिमम पॉइंट क्रॉस होगा उसी के हिसाब से इक्विटी की भी अपनी क्या है कॉस्ट बढ़ा देगा। अच्छा, एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट देखो क्या रहने वाला है, द एक्टिविटी ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न, ये इक्विटी वालों का है, ये डेट वालों का है, ठीक है जी। द WACC पहले तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, देन उसके बाद इंक्रीज हुआ, उसके बीच में एक पॉइंट आया था जहां पर ये माना गया था कि ये लेवल बिल्कुल परफेक्ट है ना। देखो पहले तो हमारा WACC क्या हुआ, किस कलर से लूं मैं अब यहाँ पे, अच्छा पहले तो क्या था WACC नीचे की ओर गया, देन उसके बाद ये पॉइंट ऐसा आया जहां पे उसको बढ़िया परफेक्ट ऑप्टिमम स्ट्रक्चर मिल गया। जैसे इस ऑप्टिमम स्ट्रक्चर को इसने क्रॉस किया तो हमारे पास क्या हो गया, ओवरऑल कॉस्ट जो क्या है हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है, राइट, समझ में आ गया। सो लोअर पॉइंट जो था इस सब का जो सबसे लोअर पॉइंट जो था ये वाला पॉइंट, ये आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहेंगे। क्लियर है, समझ पा रहे, देखो ये आपका कंसेप्ट है, राइट, समझ पा रहे हो। आपकी जैसे जैसे ओवरऑल कॉस्ट कम होती जा रही थी, वैल्यू ऑफ फर्म वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। जैसे ये पॉइंट आया, ये आपका ऑप्टिमम स्ट्रक्चर था, यहाँ पे फर्म की मैक्सिमम वैल्यू थी बेटे, ठीक है। और जैसे ही ओवरऑल कॉस्ट आपकी बढ़ती गई, फर्म की वैल्यू भी क्या हो गई है, कम होती गई। तो ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहता है कि जो ओवरऑल कॉस्ट डायरेक्टली रेलिवेंट करता है हमारी वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। क्लियर है, उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो कंसेप्ट है, ये जो समझाते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया, ठीक है, NOI अप्रोच हो गया है, ठीक है, NI अप्रोच हो गया, ये सारे के सारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है जी।